एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो मतलब ये क्या क्वेश्चन है, इसमें आपको लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अगर इक्वेशन सीधे सीधे दी है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन ही नहीं बनानी आती आपको, पता है आजकल के जो बच्चे होते हैं, आजकल के हम लोग के टाइम में भी होता था जब हम लोग बच्चे थे, कि अलजेब्रा से बहुत लोगों को डर लगता है, जहाँ एक्स वाई जेड अल्फ़ा बीटा गामा देख के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये अटैम्प्ट ही नहीं करना। अब जैसे ये इस क्वेश्चन में है कि 7 years ago 3 years फ्रॉम नाउ, तो डर गया कोई, तो बस उसने छोड़ दिया। तो इसमें कोई डरने का नहीं है। ये जो इस टाइम के एज वाले क्वेश्चन है, ये आगे आप कभी अगर शकुंतला देवी की बुक सॉल्व करोगे जाके तो वहाँ भी आपको मिलेंगे। तो अगर अभी से आपको ये सॉल्व करना आता है तभी वहाँ पे आप बुक अटैम्प्ट कर पाओगे। इन्फोसिस वगैरह में कभी इंटरव्यू देना हो तो ये सब काम आएगा। तो क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, आफ्ताब हो गए और आफ्ताब की डॉटर हो गई, ठीक है। तो लेट एज ऑफ आफ्ताब एक्स एंड हिज डॉटर इज वाई, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, 7 years ago मतलब पहले। तो अगर अभी 20 साल का है तो 7 years ago 13 साल का होगा, तो -7 किया, ठीक है। ये एगो वाले केस में माइनस लगाते हैं यहाँ पे, ये बहुत ध्यान रखना, ठीक। 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। तो 7 साल पहले जो डॉटर की एज थी और जो पापा की एज थी, तो डॉटर की एज में को अगर हम 7 times कर देंगे तो पापा की एज मिल जाएगी। तो क्या है, x - 7 विल बी इक्वल टू 7 times ऑफ y - 7, ठीक। अब इसको रीअरेंज करके लिखो, x - 7y इक्वल्स, इधर ही लिख लेते हैं। तो क्या आया, x - 7y इज इक्वल टू 42। ये 7 years ago जो कंडीशन दी थी उससे एक इक्वेशन मिल गई अपने को, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि सेकंड क्या बोला उसने, 3 years फ्रॉम नाउ। अभी मैं x साल का हूँ तो 3 साल बाद x + 3 हो जाऊँगा। ये y की है तो ये y + 3 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या रिलेशन दिया है, अब दिया है कि ये 3 times होगी। भाई पापा की एज तो 3 टाइम होगी बच्चे की एज की, इसका तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। पापा की एज मल्टीप्लाई करो तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये नानी बन जाएगी, दादी बन जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये तो कर नहीं सकते हम लोग। तो x + 3 इक्वल्स, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, किधर मल्टीप्लाई होगा, ये हुआ। तो इक्वेशन आ गई, यहाँ से आ गई x - 3y - 6 = 0, ठीक। तो जो एगो वाले केस होंगे और फ्रॉम नाउ में क्या होगा, फ्रॉम नाउ में यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे ये प्लस हुआ, ठीक। अब 2 इक्वेशन बन गई हैं आपके पास। अब उसको आप सॉल्व कर लो। अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट किया उसमें देखा है कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें तो कुछ नहीं है। x के कोएफिशिएंट तो दोनों में बराबर ही हैं, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, सिंपली ऐसे सबट्रैक्ट कर दो, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये कैंसिल, ये आया -4y, ये आया माइनस, क्या आया 36 = 0। कुछ प्लस माइनस से गड़बड़ हो गया, एज तो माइनस में आ नहीं सकती। हाँ, तो कहाँ गलती की थी हम लोग, गलती ये समझ में आ गई कि ये प्लस था, यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है। तो ये प्लस है, ये प्लस है, 48 प्लस y 48/4 यानी 12। अब ये वैल्यू उठाओ, किसी भी एक में रख दो, x - 7 × 12 + 42, x - 84 + 42
एक्स की वैल्यू आई 42, ठीक। वाई आ गया 12, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं फटाफट। इन्होंने बोला 7 साल पहले, 7 साल पहले पापा अभी 42 के हैं, बेटी 12 की, तो 7 साल पहले ये 35 के हो गए, ये हो गई 5 की, डेफिनेटली 7 टाइम्स है। अब आफ्टर 3 ईयर्स ये 45 के हो जाएंगे, ये 15 के हो जाएंगे, डेफिनेटली 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आंसर भी चेक हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो ये एज वाला क्वेश्चन जो इस तरह का होगा, अब आप मेरे ख्याल से आप लोग सारे क्वेश्चन कर लोगे। आप इधर उधर के सारे एनसीईआरटी के अलावा भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन। और नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, तो कोशिश करो। और हम लोग का इंस्टाग्राम का पेज भी है, वहाँ जाके आप फॉलो करो और वहाँ पे भी डाउट क्लियर कर सकते हो अपने आके, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900। कुछ बॉल और कुछ बैट खरीद रहा है, ठीक है, बैट एंड बॉल। तो फर्स्ट टाइम उसने 3 बैट खरीदे, 6 बॉल, इसका कॉस्ट आया इतना। सेकेंड टाइम उसने क्या किया, शी बाइज अनदर, हाउ मेनी बैट्स, अनदर बैट, 1 बैट है यानी, एंड 3 बॉल्स, ठीक है, इसकी कॉस्ट आई 1300। ये क्वेश्चन दिया, तो इसको कह रहे हैं रिप्रेजेंट करो अलजेब्रा के हिसाब से और ग्राफिकली। ग्राफिकली आप बना के देखना, आपको आ ही जाएगा, क्योंकि अभी तो थ्योरी में बताया गया है। अब देखो इसमें क्या हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ बैट है x एंड कॉस्ट ऑफ बॉल है y, ठीक, ये एज्यूम कर लिया। तो 3 इंटू एक्स, एक बैट का प्राइस जो हुआ, 3 बैट का प्राइस 3x हो जाएगा, 6 बॉल का प्राइस हो जाएगा 6y इक्वल्स ये है, और ये x प्लस 3y इक्वल्स ये है, ठीक। ये 2 इक्वेशन हो गई। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 2 तरीके से क्या, अब इक्वेशन 2 जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, या इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x के कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, ठीक है, और सॉल्व कर लेना। या फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो y के कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग ये करने जा रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं अभी, आप इससे ट्राई करना, ठीक है। मैंने इससे कर दिया, आप उससे करना और देखना दोनों से सेम सोल्यूशन आ रहा है आपका। तो हमने क्या किया, ये लिखा हुआ था, इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 से मल्टीप्लाई किया 9y 39, ठीक, 1 प्लस 3y 2 प्लस 6, 3 प्लस 6 था, 3 प्लस 6 1 प्लस 3, ठीक है। क्या हो रहा है भाई इसमें, माइनस 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 0 0, ये कट गया, माइनस 3y इक्वल 0, y इक्वल 0। अब जैसा इसमें दिख रहा है कि y का तो सोल्यूशन ही नहीं पॉसिबल है, या तो इन्होंने डेटा एक कोई गड़बड़ दे दिया है, यहाँ पे कोई वैल्यू गलत दे दी है, तो इसलिए नहीं निकल रहा है। अब y की वैल्यू अगर आप यहाँ 0 रखोगे तो x की कॉस्ट आपकी आ जाएगी इतना। तो चलो इससे करके देखते हैं क्या होता है। 2 से जब मल्टीप्लाई किया 3x 6y, ठीक है, सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई किया 2x 6y हो गया, ये भी, ये हो 2600, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1300 x इक्वल 0। दोनों से वैल्यू तो आपकी सेम ही आ रही है, इससे भी यही आ रही थी, इससे भी यही आ रही थी। अब इससे y अगेन 0 हो जाएगा, और y 0 का मतलब है कि उसने फिर बॉल ली ही नहीं है। तो इसमें इस क्वेश्चन में हो सकता है कि डेटा आपका कुछ गलत दे दिया गया हो। सोल्यूशन हमने करके देख लिया है। अब इसको ग्राफिकली लिखना हो तो ग्राफिकली भी आप लिख सकते हो, बना लो। ग्राफिकली बनाने के लिए आपको क्या करना है, वही जो कर रहे थे हम लोग, x y, इसमें x इक्वल 0 रखो तो y आ गया 3900/6, 1300/2, 650, सीधे 650 लिखो, 650, ठीक है।
और अगर y की वैल्यू 0 रख रहे हो तो आ गया x आ गया 1300। 2 पॉइंट मिल गए। कौन कौन से 2 पॉइंट मिले? 2 पॉइंट मिले 0 650 एंड 1300 इंटू 0, ये 2 पॉइंट मिल गए। अब सेकेंड लाइन में देखो x y, ये इस लाइन का था। x इक्वल 0 पुट किया तो y इक्वल्स आया 1300/3। और जब y इक्वल 0 पुट किया तो x की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिले। अब इसको आप ग्राफ में बना लोगे। ग्राफ में बना लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था? ये था आपको सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स on a day was found to be 160. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is this. Represent the situation graphically and geometrically. ठीक है। फल के दाम तो घटते ही बढ़ते रहते हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चन है कि एक दिन आप जाते हो, आप इतना सामान लाते हो तो इतने रुपए का पड़ता है, फिर दूसरे दिन जाते हो और सेम फ्रूट्स लाते हो, ऑफकोर्स डिफरेंट क्वांटिटी, तो आपको डिफरेंट प्राइस मिलता है क्या? यहाँ पे एप्पल और ग्रेप्स हैं। कितना लिया? 2 kg 1 kg, ठीक है, तो 160 का है। 4 kg एंड 2 kg। इसमें क्या है कि प्राइस तो सेम ही होना चाहिए, तभी तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया कि x प्राइस ऑफ एप्पल 1 kg, y जो है ग्रेप्स का हो गया, ये एज्यूम कर लिया, ठीक है। 2x y 4x y इक्वल्स 300। दो इक्वेशन मिलेंगे, 2x y इक्वल्स 160, 4x 2y इक्वल्स 300, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, इसको रब कर देते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कोएफिशिएंट, इसमें क्या हो रहा है 1/2, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, a1 a2 b1 b2 इज 1/2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 160/300। तो यानी इसके सोल्यूशन मिलेंगे अपने को, सोल्यूशन मिलेंगे। कितने सोल्यूशन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे सोल्यूशन, ये पैरेलल लाइन्स हो जा रही हैं, है ना। याद करो, ये जब नहीं होता है तब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक। और जब तीनों ही बराबर होते हैं तब सेम लाइन होती है, सेम या कोइंसिडेंट लाइन बोलो। अपने वाले केस में थर्ड वाला आया जब ये पैरेलल लाइन होंगी। अब हम लोग देखते हैं सोल्यूशन निकलता है कि नहीं। इसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। इसको क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, फर्स्ट वाली को, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 को। 4x 2y इक्वल्स 320, 4x 2y इक्वल्स 300। तो वैसे भी देख रहा हूँ कि 4x 2y 320 था, अब 4x 2y 300 कैसे हो सकता है? सेम चीज़, सेम नंबर एक बार ये एक बार हो ही नहीं सकता, तो ये सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक। पैरेलल लैंग्वेज। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म हो गई है। ग्राफिकल मेथड में भी इसी तरह बना के पॉइंट, एक पॉइंट पर निकाल के कट कर लो जो कॉमन आ रहे हैं, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी जो ये बताया था ना आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोएफिशिएंट हो कंपैरिजन, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। 3 क्वेश्चन ही थे इसमें, जो सोल्यूशन में जो क्वेश्चन दिए हैं ना, सॉल्व क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व कर लेना। अब एक्सरसाइज 3.2 पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक। 3.2 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें मेनली अगर आप इक्वेशन बनाना आना चाहिए आपको। अगर आप इक्वेशन बना लोगे तो आपको सारा प्रॉब्लम आपको वहीं सॉल्व हो जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज, ठीक है। 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10 के जिन्होंने मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट किया।
द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 more than नंबर ऑफ बॉयज़। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस assume नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो x है, नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो y है। अब क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 more than बॉयज़ है, तो बॉयज़ है हमारे पास y, अगर इसमें 4 ऐड कर देंगे ये नंबर ऑफ गर्ल्स आ गए। ठीक, फर्स्ट उसमें फर्स्ट लाइन में क्या दिया था कि x प्लस वाई, मतलब जितने स्टूडेंट हैं वो 10 हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमने सेकंड स्टेटमेंट से बनाई। अब 2 इक्वेशन आ गई हैं, इसको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली भी सॉल्व कर लेते हैं और वैसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए ये वाली इक्वेशन लिखिए, एक्स वाई, वाई क्या हो जाएगा, वाई को हम लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स, इस तरह से लिख दिया हमने। अब x इक्वल्स 0 पे y की वैल्यू 10 आ गई, और x इक्वल्स y इक्वल्स 0 पे इसकी वैल्यू 10 आ गई। ये होगा इस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन को देखो, x y इक्वल्स x माइनस 4, तो जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू है -4, और y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 4। बुक में आपको अलग अलग पॉइंट्स पे दिया है, तो मेरे लिए मुझे सबसे इजी यही लगता है कि एक बार आप x को वैल्यू 0 रख लो, y की वैल्यू 0 रख लो, और जो वैल्यू आ जाएंगी उस तरह से एटलीस्ट 2 पॉइंट निकाल लो, 2 पॉइंट ही सफिशिएंट होते हैं। तो ये फर्स्ट वाले क्या पॉइंट्स आ गए, ये सेकेंड वाले पॉइंट आ गए। इसको ड्रा करो, जिससे पॉइंट क्या मिले, 0 10 10 0। 0 10 आपका कहाँ लाई करेगा, 0 10 आपका लाई करेगा यहाँ कहीं, 0 10 10 0। ठीक, इस वाली इक्वेशन में इसमें क्या आ रहा है, 0 एंड -4, 0 10 आपका यहाँ लाई करेगा, पॉजिटिव है ना 10, 0 4 आपका यहाँ कहीं लाई करेगा, 0 -4 और 0 एंड 4, x की वैल्यू 4, यहाँ क्या पॉइंट है, 0 एंड -4 एंड 4 एंड 0, दोनों हमने ले लिया और ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गई लाइन अपनी L2, ये L1, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। अब ये जहाँ पे कट करेगी वहाँ से अपना सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको वैसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 इक्वेशन आ गई है और इसको हम लोग सॉल्व ही करते चलते हैं, क्योंकि अब तो आपको रिवीजन चल रहा है तो आपको हर मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए। x प्लस वाई इक्वल्स 10 था, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इसमें से सेकंड की वैल्यू जो है इसमें पुट कर दो, जो सेकंड में x की वैल्यू जो है y प्लस 4, अगर हम इसमें पुट कर दें x की जगह हम लोग ये रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या गया, 2y प्लस 4 इक्वल्स 10, दैट मीन्स 2y इक्वल्स 10 माइनस 4 इक्वल्स 6, y की वैल्यू आ गई 3। जब y की वैल्यू आ गई तो इसमें पुट कर दो x इक्वल्स 3 प्लस 4 यानी 7। ठीक, तो जो यहाँ पे जो पॉइंट पर कट कर रहा है ये पॉइंट मिला 7 3। ये ग्राफिकली बनाने की जरूरत नहीं है आपको, अगर एग्जाम में बोल रहे हैं ग्राफिकली बनाओ तो ग्राफिकली बनाओ, सॉल्व करने को बोल रहे हैं तो सॉल्व करने। अब खुद भी देख लो आप कि x है 7, y है 3, ये नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं, इसमें 4 जोड़ दिया तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ गई। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and then that of 1 pen. ठीक है, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं जो भी चीज़ दी होती है। तो इसमें क्या है, पेंसिल की कॉस्ट हमने ले ली x और पेन की कॉस्ट ले ली y। दिया 5 पेंसिल्स
फर्स्ट प्लस 7 पेन की कॉस्ट है 50 और 7 पेंसिल्स 5 पेन की कॉस्ट है 46। ठीक है, अब ये फर्स्ट ले लिया x, तो y क्या आएगा, y होगा 50 माइनस 5x अपॉन 5, 50 माइनस 5x अपॉन 7। इसी को रीअरेंज किया, इसको रीअरेंज किया 7y 50 माइनस 5x, तो y की वैल्यू होगी 50 माइनस 5x अपॉन 7। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट, x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आई 50 अपॉन 7, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आई 10। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। इसी तरह इसमें आ जाओ, x y निकाल लो, क्या है y है यहाँ पे 46 माइनस 7x अपॉन 5, x की वैल्यू 0 हुई तो y की वैल्यू 46 अपॉन 5, y की वैल्यू 0 हुई तो 46 अपॉन 7, 46 अपॉन 7, y 0 लिया। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, क्या क्या पॉइंट है, 0 एंड 50, 0 50 अपॉन 7। ठीक, दूसरा है 10 एंड 0, ये एक लाइन होगी आपकी। दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन है 0 46 अपॉन 5, ये कितना हुआ अप्रॉक्सीमेट, ये आ रहा है 7 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेट 9, यानी ये ऊपर गई पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा। 0 46 5 और ये कितना हो रहा है, ये आपका होगा 6 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये कहीं लाई करेगा यहाँ पे। ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है। अब जब एग्जैक्ट ग्राफ आप बनाओगे, एग्जैक्ट ग्राफ पेपर को लेके ड्रॉ करोगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ग्राफ पे तो ड्रॉ कर नहीं रहे हैं, तो ग्राफ जब आप ड्रॉ करना तो देखना वही जो वैल्यू हम लोग सॉल्व करके निकाल रहे हैं वो आ रही कि नहीं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, किसी एक के कोएफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं। तो इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 7 से और इसको किया 5 से। 35x 49y इक्वल्स 350, 35x 25y इक्वल्स 230, 120 माइनस 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 ये कट गया, अच्छा 24y, तो y की वैल्यू है 120 अपॉन 24, दैट मीन्स 5। ठीक है, और यही वैल्यू उसमें रख दो इक्वेशन की, तो y 5x 7 इंटू 5 50, 5x 50 माइनस 35 50, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। ठीक, 3.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या कर रहे हैं कि जो हम लोग अभी लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था, रेशियोज़ पढ़े थे, 2 पेयर ऑफ क्वेश्चन दिए, तो उनका कोएफिशिएंट का रेशियोज़ लेके हम लोग देख पा रहे थे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो यही इसमें दिया हुआ 2 पेयर ऑफ लाइन दिए हैं और ये बताना है जस्ट कंपेयर करके कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखी हम लोगों ने, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है, वाला A1 अपॉन, क्या किया हमने, ये है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 विथ साइन 5 अपॉन 7 माइनस 4 अपॉन 6, ये बराबर नहीं है। दैट मीन्स ये कौन सी कंडीशन आ गई, A1 A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 B2, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइन है, आप सॉल्व करके, अभी इन्होंने निकालने का बोला नहीं है तो हम नहीं निकालेंगे। अब
सेकेंड लाइन आई, सेकेंड लाइन है 9x 3y प्लस 12 इक्वल्स 0, 18x 6y प्लस 24 इक्वल्स 0। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे, वही सिमिलर चीज़, इस x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट वाला टर्म 9/18 3/6 ये बराबर हो रहा है, तीनों ही बराबर हो रहा है। ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। ठीक है, ये कौन सा केस हुआ, a1 a2 इक्वल्स b1 b2 इक्वल्स c1 c2। दैट मीन्स सेम लाइन हो रही है, कोइंसिडेंट। तो क्या होगा, मैनी सोल्यूशन, इसमें था यूनिक। ठीक, अब थर्ड वाला क्वेश्चन आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड क्वेश्चन ही थर्ड पार्ट। प्लस 10 इक्वल्स 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स 0, ये थर्ड पार्ट है। तो फिर किया 6/2 विथ साइन लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हैं, ये है 3/1, ये भी है 3/1, पर ये 10/9 है। तो इस केस में क्या है, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 और इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 c2। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन में आएगा ये। अभी आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे तो आपने देखा है कि ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है। तो इसमें क्या होगा, ये हो गया पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में सेम टाइप का ही है क्वेश्चन, रेशियो कंपेयर करने, और सेकंड में हमको ये बताना था इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। इसमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। वही मैंने बोला था आपको कि बस ये चेंज कर देंगे, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करोगे, 3/2 इक्वल्स 2/3 माइनस का नहीं इक्वल है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन वाला क्या केस था, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन है और कंसिस्टेंट है। ठीक, सेकेंड पार्ट ऑफ 2x 3y इक्वल्स 8, 4x माइनस 6y इक्वल्स 9, है ना। यहाँ पे क्या है, a1/a2, यहाँ पे 2/4, 3/6, 8/9। तो ये तो 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, ये बराबर हो गया। तो ये नहीं, ये बराबर है और ये नहीं बराबर है। तो क्या कंडीशन बनी, a1 a2 इक्वल्स b1 b2। ये क्या कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है जब आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन। मतलब क्या था, पैरेलल लाइन और क्या था, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। इजी है, सब कुछ इजी चल रहा है। थर्ड पार्ट है, ये भी इजी है, लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि इन्होंने फ्रैक्शन नंबर दे दिया। इसका थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स 7, 9x 10y इक्वल्स 14। सेम चीज़ है, दिस अपॉन दिस, 3/2/9, 5/3/-10, 7/14। ये क्या हुआ, 3/2 है ना, ये हो गया 1/6। ये क्या हुआ, 5/3, ये माइनस का 1/6 है। ठीक है, और क्या हो रहा है, तो इसमें सीधे ही उन्होंने क्या कर दिया, देख लिया कि a1 a2 भी b1 b2 के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग, और थर्ड क्या था, कंसिस्टेंट। तो ये जो फ्रैक्शन नंबर दे दिया, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, फ्रैक्शन नंबर का डिवीज़न देख लेना
आराम से। ये सॉल्व करना आना चाहिए बस। यहाँ पे ये इक्वल नहीं था क्योंकि माइनस प्लस का साइन आ रहा है, एक प्लस साइन एक माइनस साइन है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी इक्वेशन भले चेंज हो जाए तो फंडा आपको पता होना चाहिए। अब इसमें देखो 5/-10 यानी हुआ 1/2 माइनस का, और क्या है 3/6 माइनस 1/2। ठीक है, अब इधर दिया 11/, ये भी आया 1/2 माइनस, तो क्या हुआ A1 A2 इज इक्वल टू C1 C2 इक्वल B1 B2। ये तीनों ही बराबर यानी सेम लाइन आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका सोल्यूशन निकलेंगे। जब सोल्यूशन निकलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये सेम लाइन होती है, जब कोइंसिडेंटल लाइन होती है तो मैनी सोल्यूशन होता है, मैनी सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। अब फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, फिफ्थ पार्ट है 4/3x + 2y = 8, 2x 3y = 12। ठीक, अब कंपेयर करो 4/3/2 2/3, इसको देख लो 4/3 1/2 2/3 आया, ये 2/3 आया, इधर 8/12 आया, ये भी 2/3 आया, सब सेम होगा। तो फिर क्या हुआ इसमें A1 A2 = B1 B2। और अब सीधा इस तरह याद रखो कि जब ये रेशियो बराबर होते हैं तो सेम लाइन होती है। सेम लाइन का मतलब एक ही लाइन है और उसी पे दूसरी लाइन जा रही है, यानी कोइंसिडेंट हो रही है। कोइंसिडेंट हो रही है तो मैनी सोल्यूशन मिलता है, मैनी सोल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये पार्ट कंप्लीट हुआ। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने पूछा है कि एक पेयर ऑफ क्वेश्चन दी हैं कई सारी, मतलब पार्ट्स में, और पूछ रहे हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इस बार आपको ये ग्राफिकली नहीं बताना है, मतलब आपको रेशियो से नहीं बताना है, ग्राफिकली बताना है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि ग्राफिकली बता दो, तो हम लोग ग्राफिकली बता देते हैं, पर हम लोग ऐसे देख भी लेते हैं कि क्या है ये है 1/2, रफ में आप कर लो 1/2 5/6। क्या हो रहा है A1 A1/A2 B1/B2 C1/C2, तीनों ही बराबर है। तो जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, सेम लाइन होती है वो। अब हम लोग ग्राफिकली देखते हैं सेम लाइन है कि नहीं, तो हम लोग इसके लिए बनाते हैं x y क्या होगा 5 - x। ठीक है, तो सॉल्व हम लोग वैसे ही करेंगे, हमें 2 पॉइंट चाहिए, ईजिली निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू हमने ली 0, y आया 5, y की वैल्यू ली 0, तो ये आ गया 5। ठीक है, हमने यहाँ पे 0 5 बनाया और 5 0 बनाया और ड्रॉ कर दिया है। अब दूसरा है, इसमें क्या है, इसमें है आपका x y होगा 10 - 2x/2, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू y 10/2 यानी 5। ठीक है, अब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 10/2 यानी 5। सेम वैल्यूज मिल रही हैं 0 5 और 5 0। तो ये आपकी L1 थी, यही आपकी L2 है। तो क्या होगा, मैनी सोल्यूशन मिलेंगे और ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, ग्राफिकली भी हम लोगों ने देख लिया। इसके सारे पार्ट आप खुद से ट्राई करके देखो एक बार, ये वीडियो पॉज कर दो, आगे का क्वेश्चन मत देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन खुद करके देखो। अगर आ गया समझ में तो बहुत अच्छा है, फिर आपको ये वीडियो ही देखने की ज़रूरत नहीं है सारे पार्ट्स के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर देना, और नहीं आया तो फिर से देख लेना, फिर थर्ड क्वेश्चन के लिए इसको पॉज करना। ठीक है, सीखने का तरीका यही होता है। ठीक, अब इसमें देखो x y, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आई -8। ठीक, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आई 8। अब इसमें देखो, इसमें क्या है x y क्या था, यहाँ पे y भी लिख दो x - 8। y निकलेगा 16 - 3x, 3x - 16/3।
इसकी, वही कर रहे हैं हम लोग। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू है -16/3 और इसकी वैल्यू 0 रखी तो 16/3। ठीक है, लग तो ये भी सेम रहा है, वैल्यूज हमको सेम मिल गई लगभग सेम नहीं मिली है, वैल्यू थोड़ा अलग हो गई। 0 और 8 इधर जाएगा, 0 -8 एंड 8 एंड 0, ये लाइन आ गई। ठीक, दूसरी लाइन क्या आई, दूसरी लाइन आया फिर ये समथिंग 5 कुछ आया, तो ये जाएगा यहाँ कहीं। -8 एंड 0, ये है आपका पॉइंट है यहाँ पे। ये पैरेलल लाइन हो गई। यहाँ से भी देखो A1 A2 इक्वल्स B1 B2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1 C2, क्योंकि ये 1/3 आ रहा है दोनों का और ये आ रहा था 0.6 8/16, ये 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो गई, पैरेलल लाइन हो गई। पैरेलल लाइन नहीं होती इनकंसिस्टेंट, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा अपने को। जिसमें सोल्यूशन मिले वो कंसिस्टेंट, जिसमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा वो इनकंसिस्टेंट। अब इसके हम लोग फोर्थ के थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 2x + y = -6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0, ये थर्ड पार्ट है। तो फिर से वही बनाओ, y x y क्या है, y है 6 - 2x, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 6 आ गई। अब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आई 6/3। तो पॉइंट मिल गया 0 6 3 एंड 0। अब इस वाले केस में देखो x y हुआ 4 - 4x/2, 0 रखा तो -2 है ना, ये गया तो -2, इसको 0 रखा तो 1, तो वैल्यूज आई 0 -2 1 0। इसको ग्राफिकली ड्रॉ करो। ये हम लोग को क्या मिल रहा है, इसमें हम लोग को मिल रहा है ये मैनी सोल्यूशन मिलेंगे इस केस में। ड्रॉ कर लो भाई, 0 6 और क्या था 3 0 3 0, इसमें क्या है 1 0 और 0 - 2, ये है 0 - 2, ये है 1 0, यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए उन्हें आपको ग्राफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी है कि आपको रेशियो वाला ही क्वेश्चन दे दें। अब इसका लास्ट पार्ट है ये 2x 2y - 2 = 0, 4x 4y - 5 = 0। x y क्या हुआ 2x - 2/2, x की वैल्यू 0, y आया -1, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 ऐसा 1। ठीक है, पॉइंट मिले। इसकी वैल्यू देखो x y है 4x - 5/4, x की वैल्यू 0 रखी, y आया -5/4, y की वैल्यू 0 रखी तो 5/4, 0 5/4 5/4 0, 2.4 देखो रेशियो वाले से देखो क्या होगा, ये पैरेलल लाइन टाइप का कुछ बन रहा है ना, पैरेलल लाइन बन रहा है। आप ड्रॉ कर लेना और देख लेना कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। 0 1 किधर आएगा आपका, 0 उस पर होता है ना, ये लाइन बनी और ये वाली लाइन है कुछ 1 से ऊपर हुई, ये इस टाइप की लाइन आ रही। ठीक है, पैरेलल है, इनकंसिस्टेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। फिफ्थ पार्ट क्या है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन पैरामीटर क्या होता है, अगर एल है लेंथ और बी है ब्रेड्थ, एल प्लस बी इंटू 2, ठीक है, तो हाफ होगा एल प्लस बी। तो हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट विड्थ, ठीक है, दिया है लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ को हमने एल से डिनोट कर दिया, विड्थ को हमने डब्ल्यू से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट एल एज लेंथ एंड डब्ल्यू एज विड्थ। तो ये कंडीशन दी है कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है दूसरे वाली साइड में 4 ऐड करना पड़ेगा। और हाफ ऑफ द पैरामीटर है, हाफ ऑफ पैरामीटर दिया है, पैरीमीटर दिया है 36। दैट मीन्स एल प्लस डब्ल्यू इज गिवन एज 36। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व कर लो। एल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा एक्स वाई ले लो, मतलब ग्राफिकली लेना है तो एक्स वाई ले लेते हैं। आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ते हो तो ज़बरदस्ती कन्फ्यूज हो गए, ठीक है। एक्स लिया, वाई हो गया आपका एक्स माइनस 4, ज़ीरो लिया तो -4, और जब वाई 0 लिया 4 0, लाइन आ गई आपकी 0 -4 4 0, ये लाइन आ गई। दूसरा इसको सॉल्व करो, इसका आया x y इक्वल्स 36 माइनस एक्स की वैल्यू 0 तो y 36, y की वैल्यू 0 तो ये 36, ठीक है। तो 36 0 यहाँ कहीं पड़ेगा, 36 0 यहाँ कहीं पड़ेगा, 0 36, ठीक। तो ग्राफिकली आप सॉल्व करोगे तो इसके पॉइंट्स निकल आएंगे, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, दूसरे मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए तो ग्राफ चाहिए होगा, देखना ग्राफ पे आप ड्रॉ करना और देखना यही वैल्यूज आ रही हैं कि नहीं। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करो, 4 + y इक्वल्स y 36, 4 + 2y इक्वल्स 36, तो 2y इक्वल्स 32, y इक्वल्स 16, y 16 है तो x आ गया 20। तो ये पॉइंट क्या निकलेंगे आपको, 16 है 20। आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग अगर x की वैल्यू 16 रखते हैं तो कौन वाला फर्स्ट वाला ग्राफ था, इसमें 16 रखते हैं तो y आया 20। और इस वाले में जब हम लोग बनाया था, ये बॉक्स जो बनाया था, इसी में जब हम लोग y की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे 16 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। तो ये आप ग्राफ पे बना कर देखो और देखो कि 16 और 20 आता है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस राइट अनदर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड कोइंसिडेंटल। अब आपको एक कोई लाइन दे दी गई है और आपको तीनों कंडीशन बनाते हुए लाइंस बनानी है। एक बनानी है पैरेलल लाइन, एक कोइंसिडेंटल और एक बनानी है इंटरसेक्टिंग लाइन। बहुत इजी है, 2x 3y - 8, ठीक है। तो हम लोग पहले करते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में क्या होता है, पैरेलल लाइन में तो a1/a2 b1/b2 बराबर होता है, पर c1/c2 नहीं बराबर होना चाहिए। तो हम इसका जस्ट डबल ले लेते हैं, 4x 6y, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे मतलब हमने क्या किया, देखो ध्यान से, कि ये बराबर करना है हमें, तो ये रेशियो बराबर होना चाहिए। तो हमने ले लिया 4x यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6y यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पर यहाँ पे हम 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, ये आपकी पैरेलल लाइन बन गई। अब देखो दूसरी लाइन लेते हैं, 4x + 6y, और अगर इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी बन गई कोइंसिडेंटल लाइन। ठीक है, ये कोइंसिडेंटल का हो गया फॉर्मूला, मतलब इक्वेशन। अब क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग में इसमें क्या होता है, A1 A2 = B1 B2 = C1 C2, इस वाले केस में। अभी आप देख लो, 2/4 3/6 8/16 है ना, बराबर है इस वाले में। इंटरसेक्टिंग में होता है कि A1 A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 B2, तो बस इतना ही ध्यान रखना है। तो हम जो लाइन बना रहे हैं, इंटरसेक्टिंग वाली बना रहे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यही सेम ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो 2/6 और 3/6, ये बराबर नहीं है, यानी ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, अपने को 3 लाइन मिल गई हैं, और अब बनाना तो आ गया ना, इसको ग्राफिकली देख लो कि क्या हो रहा है। ठीक है, ग्राफिकली देखने के लिए हम लोग थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। हमने जो 3 इक्वेशन बनाई थी, हमने यहाँ पे लिख लिया, ये पैरेलल है, ये कोइंसिडेंटल है, और तीसरी वाली इंटरसेक्टिंग है। फिर हमने ये टेबलर जो हम लोग फॉर्म बनाते हैं, उस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, y देख लो सही लिखा, 24 उधर जाएगा, 4x - 6 16 - 4 एंड 8 - 6। ठीक है, तो अब फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ 0 रखते हैं, तो जब 0 रख देते हैं 24/6 यानी 4 आया, और फिर यहाँ पे 0 रखा। जब y की वैल्यू 0 रखते हैं इसमें, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 24/4 यानी 6। तो इससे हमें पॉइंट मिले 0 4 एंड 6 0। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले इसमें आते हैं, थर्ड वाले में इसके पॉइंट्स क्या हुए, जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू मिली हमें 8/6 यानी 4/3। फिर जब y की वैल्यू 0 रखी तो ये भी आया 4/3। तो इसके पॉइंट्स हो गए 0 4/3 4/3 0। ठीक है, अब इस वाले में क्या था, इसमें x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखते ही हमको क्या मिला 16/6, x की वैल्यू गई। ठीक है, फिर जब y की वैल्यू 0 रखो, y यहाँ पे 0 रखो, तो क्या आया 16/4 यानी 4। तो क्या पॉइंट्स मिले 0 16/6 एंड क्या था 4 0। अब आप देख लो, ये 3 पॉइंट्स मिल गए, और ड्रॉ कर लेते हैं। ये कितना जाएगा, 3 से कुछ लेस है, 0 3, यहाँ पे 0 16.6 4 0। ये लाइन कुछ इस तरह की आ गई। ठीक है, ये लाइन ली 0 4 3 यानी 1 से यहाँ कुछ कम आ रहा है, और 4 3 यहाँ पे आएगा। ये इस टाइप का कुछ है, 0 4 और 6 0 यहाँ पे आया 0 4। ये आपको सब प्लस में ऊपर जाएगा, सब प्लस में ऊपर से जाएंगे। 0 4 6 0, ये एक लाइन हो गई फर्स्ट वाली। ये हो गया 0 16/6 4 0, ये ऐसे गया, मतलब थोड़ा चेंज हुआ। और ये गया 0 4/3, यहाँ कहीं होगा। तो इस तरह एक लाइन बनेगी। ग्राफिकली जब आप देखोगे बनाकर तो समझ में आएगा। ये तो 3 लाइन हो गई जो हमने बनाई थी। अब इस वाली लाइन में देखो, इसका क्या ग्राफिकल लेंगे। ये किसी ने जिस भी लाइन का आ रहा होगा उसी से ये वो उससे कोइंसिडेंटल हो गई, एक पैरेलल हो जाएगी, एक इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। ठीक है, ये कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे आगे जाके। अब ग्राफिकली बना कर देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब 7th क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ 2 लाइन्स ऑफ गिवन। ये एक लाइन दी है और एक ये लाइन दी है।
तो कह रहे हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करो और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। तो ये 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हमने यहाँ लिख लिया है। तो क्या पॉइंट्स मिले, 0 एंड 1, 0 0 1, 0 1 ये हो गया और 1 0 ये हो गया। ठीक है, ये लाइन हो गई। सेकंड लाइन क्या हो गई, 0 एंड 6, 0 6 यहाँ कहीं होगा, 0 6 और 4 0, ये लाइन हो गई। 4 0 को कट किया, इसने यहाँ पे कट किया। ठीक है, और कह रहे हैं कि ये दोनों तो ग्राफिकली ड्रॉ कर दी। अब इसमें इन्होंने क्या बोला कि determine the coordinate of vertices of the triangle formed by these lines and these two and the x-axis and shade the triangular region। ठीक है, तो अभी देखो क्या है, ये थी आपकी L1, ये थी L2, बना दी हमने दोनों लाइन। और थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है एक्स एक्सिस ये हो गया ना। ये जो रीज़न है ये आपको शेड करना था, शेड कर दिया आपने। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब ग्राफिकली ड्रॉ कर रहा हो तो निकल आएगा। तो यहाँ पे ये 2 लाइन हो गई, थर्ड लाइन है ये एक्स एक्सिस की, यानी y = 0। ठीक, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये आएगा, ये वर्टिसेस आपने लिख दिया, आपको ये वाला निकालना है। तो ये वाला आप ग्राफ से तो आपको आ ही जाएगा, तो बाकी हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 2y - 12 = 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को, जो ये वाली इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाता है, ये कट गया, y आया 5y = 15 - 7। तो y की वैल्यू हो गई 15/5 यानी 3, y की वैल्यू हो गई 3। अब आप इसमें पुट कर दो, x - 3 + 1 = 0, x की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट में 2 एंड 3। ये ग्राफिकली जब बनाओगे एकदम सही से ड्राइंग करोगे तो 2/3 आपका ऐसे ही आ जाएगा। अब ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। तो हम लोगों ने 3.1 3.2 कंप्लीट कर ली। और समरी क्या है, समरी क्या है कि आपको रेशियो से कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट निकालना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जब सोल्यूशन मिल रहा है, इनकंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन कब नहीं मिलेगा, जब वो लाइन पैरेलल होंगी, क्योंकि जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे पर जाती है, तभी उसका सोल्यूशन मिलता है। सोल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स और वाई की वो सेम वैल्यूज़ जो इधर उधर रखने पर, मतलब इस इक्वेशन में भी रखो, इस इक्वेशन में भी रखो, तो आपको आंसर 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपको इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट का मतलब पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंटल लाइन क्या वो होती है वो पता होना चाहिए। और आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहिए। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये टेबुलर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। इसकी सीधे समरी है कि आप इंटरमीडिएट वैल्यू पे x y z की वैल्यू निकालने से अच्छा आप एक बार x को 0 पुट कर देना और दूसरे बार y को 0 पुट कर देना। जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आए वो इस टेबल में लिख देना, आपको इजीली ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। और अगर ग्राफिकल मेथड से अगर सॉल्व करने को आएगा तो आपको ग्राफ दिखा जाएगा। तो एग्जैक्ट पॉइंट्स को बनाना, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने आप आ जाएगा। फिर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी भी इक्वेशन में रख के आप सॉल्व करके देख लेना रफ में, तो आपको पता चल जाएगा ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। ठीक है, 3.1 3.2 कंप्लीट हो गया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि ये एजुकेशनल प्रोग्राम जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। एक्सरसाइज 3.3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, अभी हम लोग वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या कि अपने को पेयर ऑफ इक्वेशन दी होंगी। ठीक है, ये 2 इक्वेशन दी है, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इनमें से कोई भी एक इक्वेशन को उठाएंगे। रीअरेंज एनी वन इक्वेशन टू ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x। तो हमने ये वाली इक्वेशन फर्स्ट वाली उठाई, इसमें हम लोग x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। ठीक है, x एक साइड हो गया, y और कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड हो गया। तो ये हो गया x इन टर्म्स ऑफ y, और अगर y इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे तो वो होगा 14 - x। तो हम इनमें से कोई भी एक ले लेते हैं, तो हम ये लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली y के टर्म से, पुट
अब यही वैल्यू उठा के एक्स की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हुआ हम लोगों का, ये आया 14 माइनस वाई इस एक्स की जगह, ठीक है। अब क्या हुआ, माइनस वाई इक्वल्स 4, तो इसको रीअरेंज करेंगे, क्या हुआ 14 माइनस 2y इक्वल्स 4, दैट मीन्स 14 माइनस 4 2y एन इक्वल्स 2y, तो y की वैल्यू आ गई 10/2, दैट मीन्स 5, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, x इक्वल्स 14 माइनस वाई था, ठीक है, तो y की वैल्यू आई है 5। तो जब y की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया तो आ गया x इक्वल्स 9, ठीक। अभी चाहे आप x की वैल्यू निकाल के पुट करो, चाहे y की वैल्यू निकाल के पुट करो, सेम आंसर आएगा। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, इजी है ना। इसमें बस क्या करेंगे कि इसमें एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है, बस रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इस टाइप का है कि आप डर सकते हो क्वेश्चन देख के। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 है। अब इससे हमने क्या किया, s इन टर्म्स ऑफ t निकाल दिया। अब यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ऊपर, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट s equals t plus 3. Now put value of s in equation 2, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो गया t plus 3 है ना, t plus 3 अपॉन 3 t अपॉन 2 अपॉन 6, ठीक है। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, एलसीएम आया 6, 2t प्लस 6 3t इक्वल 6, ये क्या हुआ 5t प्लस 6 इक्वल 36, दैट मीन्स 5t इक्वल 36 माइनस 6 30, तो t की वैल्यू आ गई 30/5, दैट मीन्स 6। अब t की वैल्यू जो आई है ये यहाँ पे पुट कर दो, s इक्वल्स t प्लस 3, तो क्या होगा 6 प्लस 3, s की वैल्यू आ गई आपकी 9, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन नंबर देख के लीनियर इक्वेशन में घबराना नहीं है, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना आता ही है। और इसमें कंसेप्ट एक है, बस एक ही कंसेप्ट है कि एक के फॉर्म में दूसरे को लिखो, और मतलब एक को एलिमिनेट करना है हमें, एक्स की वैल्यू हटा देनी है, मतलब एक्स के फॉर्म में ले आए तो उसमें यहाँ पर रख दिया, तो एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब थर्ड क्वेश्चन में आओ, ये था इसी का सेकंड पार्ट था, अब इसके थर्ड पार्ट में आते हैं। तो ये थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, जनरली बच्चे फ्रैक्शन फॉर्म से डर जाते हैं, तो इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है इसी वजह से, और कुछ है नहीं इसमें। 9x माइनस 3y इक्वल्स 9 है ना। और आप जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम तब भी देख सकते हो कि इसके सोल्यूशन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। अब इस इक्वेशन में देखो 3/9 1/3 3/9, यानी ये सेम इक्वेशन है दोनों, है ना, कोइंसिडेंटल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व तो करना ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x y प्लस 3 रीअरेंज कर रहे हैं, y उधर गया, x की वैल्यू आ गई y प्लस 3/3, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, अगर इसको y के टर्म्स में लिखते हैं इसी इक्वेशन को, तो आता 3x माइनस 3, ये होता y, ठीक है। इसमें x की वैल्यू फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गई, इसमें y की वैल्यू सिंपली इस तरह है। तो आप चाहो तो x पुट करो, आप चाहो तो y पुट करो, जो आपको इजी लगे। अगर एलसीएम वगैरह निकालने से नहीं डर लगता है तो ये यहाँ पुट कर दो, तो सॉल्व कर लो, या तो y की वैल्यू लेकर चलो। तो अभी आप लोग ये x की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करो, दोनों से ही देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये कैंसिल हो गया, 3y प्लस 9, 3y कैंसिल, 9 इक्वल्स 9 आ रहा है,
कोई वैल्यू नहीं मिली, कोई सोल्यूशन नहीं मिला हमें यहाँ पे। 9 = 9 हो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 9 विल बी इक्वल टू 9, ठीक है। तो जब हम x लेके चले थे, अगर हम लोग y लेके चल रहे हैं तो हम इसमें पुट करेंगे 9x 3x - 3 = 9, 9x + 9 = 9, ये भी 9 = 9 आएगा। तो ये सिर्फ हमने आपको दिखाने के लिए किया था कि आप चाहो तो x इन टर्म्स ऑफ y निकाल सकते हो, y इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हो, जो इजी पड़े। जैसे इसमें आप देख रहे हो कि x की वैल्यू फ्रैक्शन में जाएगी तो आप y लेके सिंपली सॉल्व कर लो, नहीं तो हम x लेके चल रहे हैं तो x लेके ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ तक आए, हमने देखा 9 = 9 आया। इसमें हम क्या बोलेंगे कि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, विच इज़ ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ x एंड y, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहा है। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन कब मिलते हैं, जब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों बराबर हो, है ना। वही हो रहा है, a1 a2 b1 b2, ये 1/3 है, ठीक है। तो जब कोई नया चैप्टर पढ़ते हो तो प्रीवियस चैप्टर का नॉलेज भी यूज़ कर लोगे तो वो काम ही आना है, ठीक है ना। अब 4th क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ x और y जो दिए हैं वो डेसिमल नंबर है। तो जिनको डेसिमल से डर लगता है वो शायद डर गए होंगे क्वेश्चन देख के, पर आपको डरना तो है नहीं। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई, x की वैल्यू आई 1.3 - 0.3y अपॉन 0.2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। जो लैंग्वेज लिखनी है वो आप लिखोगे, क्योंकि लैंग्वेज के मार्क्स होते हैं, इसलिए वो छोड़ मत देना, ठीक है। ये 2 टाइम्स गया, 2 × 1.3 2.6, 2 × 0.3 0.6y प्लस 0.5y प्लस 2.3 2.6 माइनस 2.3, ये आया 0.1y, ठीक है। 0.3 = 0.1y, इससे क्या आ गया, y आया 0.3/0.1, दैट मीन्स 3, ठीक है। अब जो ये वैल्यू आ गई है इसको यहाँ पे पुट कर दो, नीचे सॉल्व करना है, हम आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 1.3 है ना, 1.3 0.9 अपॉन 0.2 0.4 अपॉन 0.2, ये आ गया 2। तो आंसर हो गया x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3। चेक करना चाहो तो फटाफट चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 3 रख दो, 0.4 0.9 आ गया आपका। ये सब इक्वेशन होते हैं ना, इनकी सबसे खास बात यही होती है कि ये आपको आंसर पता ना हो, आप तुरंत जो भी आंसर आया वो रख के चेक कर सकते हो। तो सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि यहाँ पे आपको आंसर पता ना हो तो भी आप रख के चेक कर सकते हो और आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो कि भाई हमने सही सॉल्व किया है ये क्वेश्चन। इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट में इन्होंने रैशनल नंबर टाइप क्वेश्चन दे दिया है। तो हमको क्या पता है, हमें जो पता है सिर्फ हम उसी को लेकर चलते हैं, बाकी हमें इसके साथ कोएफिशिएंट किसी भी फॉर्म का हो हमें डरना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं, यही हमने सीखा है। तो x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे तो क्या हुआ, -√3 √2, ये y की वैल्यू आ गई फ्रॉम 1, ठीक। पुट दिस वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ हमें पुट करना है, पुट करो। अब क्या, √3 × √3, 3 हो गया, माइनस का है, अपॉन √2 y, 8 √8 y, 3y माइनस 8 × 2 y अपॉन √2 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या हुआ, 3y माइनस √16y = 0। तो क्या हुआ, 3y = माइनस √16 आएगा 4,
ठीक है। 4y, ये इसको इधर ही लिख के चलोगे। 3y माइनस 4y इक्वल 0, 7y इक्वल 0। अब ये टर्म कब ज़ीरो होगा? जब y इक्वल 0 होगा। 7 तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो हमें y इक्वल 0 मिला। अगर y इक्वल 0 है तो y इक्वल 0 हम इसमें जो हमें ले आए थे ये क्वेश्चन यहाँ पुट करेंगे, तो x की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आ जाएगी। तो जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है इसको, इसका सोल्यूशन है x इक्वल 0, y इक्वल 0। ठीक है। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं। 6th क्वेश्चन है सब सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बस क्या हो रहा है कि कोएफिशिएंट का फॉर्म बदल रहा है। कोई डेसिमल है, कोई इरेशनल नंबर है, कोई फ्रैक्शन है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 3/2x 5/3y इक्वल्स माइनस हाफ x, माइनस हाफ नहीं 2, x/3 y/2 इक्वल्स 13/6। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको जो पता है हम वही करेंगे, यही पता है हमको। ठीक। रीअरेंज करोगे तो क्या होगा? 2 इधर जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये x की वैल्यू मिली है इक्वेशन 1 से। अब और कुछ हमें आता नहीं है, हमको इसके बाद यही बताएगा कि ये जो वैल्यू आती है वो उसमें हम पुट कर देते हैं। तो अभी हम पुट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, x की जगह हमने ये लिख दिया, चलो लिख देते हैं। ठीक है। अब इसको अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, मतलब इक्वेशन सही लिखी है ना। इक्वेशन देख लो एक बार, इक्वेशन गड़बड़ लिखी होगी तो फिर एक बार अगर y और x की वैल्यू गलत निकालनी हमने तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, अब सॉल्व करो। ये हुआ 10y 4/3/3 y/3। अब इसको कैसे लिखते हैं? 10y - 4/3 है ना, ऐसे ही लिखते हैं ना। अब हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नहीं एलसीएम लो, तो 20y - 8 + 9y/18, दैट मीन्स 29y - 8/18, 13/6 था इधर, ये 1 और 3 हो गया। 29y - 8, 13 × 3, है ना। y की हो सकता है कुछ गड़बड़ ना लिख दिया उन्होंने, फिर से एक बार चेक करते हैं। हाँ, गलती हमने कर दी थी। ये वाले इक्वेशन में पुट कर रहा है ना, तो यहाँ पे तो ये 1 था। ठीक है, ये 1 है, 1/3 है, तो ये 1/3 के हिसाब से फिर थोड़ा चेंज आएगा इसमें। क्या चेंज आएगा? 1/3 ये हो जाएगा 5y - 2 -
10y-4, ठीक है, 19y-4। अब क्या होगा, ये तो 13 बन जाएगा, ये 4 रहेगा, ये 19 रहेगा। इसको दोबारा लिख के फिर से सॉल्व कर लेते हैं। वहाँ हम लोगों ने एक मिस्टेक कर दी थी, 1/3 लिख दिया था, मतलब 2/3 लिख दिया था। तो अभी क्या किया, ये वैल्यू आई थी, इसको यहाँ पे पुट किया, ठीक। फिर 2/3 से मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अपना, ठीक है। फिर दिस इक्वल्स दिस है, फिर इनका तीनों का 27, 9 और 2, इनका एलसीएम निकाला। एलसीएम, इसका एलसीएम होगा 54, तो 54 हम लोगों ने लिया, 54 एलसीएम हो गया। 27, 2, तो ये 20y हो गया, ये 24 हो गया, ये 27y हो गया, ठीक। फिर इसको सॉल्व किया, ये दोनों ऐड हुए, 47y माइनस 24, ये अरेंज किया, इस तरह अरेंज करके y की वैल्यू आ गई 3। जब y की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पे पुट कर दो, तो x था y/3, y की वैल्यू रखी 2/3, y कैंसिल हुआ, y - 2, 2/3, ये 3 आया, 3 कैंसिल हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में क्योंकि थोड़ा एलसीएम वगैरह करना पड़ सकता है, इसलिए लेंदी हो सकता है और थोड़ा प्रिकॉशन लेके करना है। जैसे हम लोगों ने एक गलत ऊपर से उतार लिया था तो अपने को गड़बड़ हो गया था। तो इसका आंसर आ गया x = 2, y = 3। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, लेंदी क्वेश्चन है, पेशेंस चेक हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 इक्वेशन दी है, इसको भी हमें उसी मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 2x, एक x की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन से, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, -3y + 1/2 - 4y = -24, 2 कैंसिल हो गया, -3y + 1 - 4y = -24, ये 11 इधर जाएगा, -35y, ये -7y, ठीक है। माइनस माइनस साइन कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब जो y की वैल्यू आ गई है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, x = 3 × 5 + 11/2 -15 + 11/2, that means -4/2, that means -2। तो x की वैल्यूज आ गई 5, y की वैल्यू हो गई -2। सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसमें एक पार्ट और था, उसमें कह रहे हैं कि एक इक्वेशन दी है और कह रहे हैं कि उसमें यही y सेटिस्फाई करेगा। y = 5 आया था, ये कह रहे हैं कि ये इस तरह करके इक्वेशन दी है, y = mx + 3, तो ये वैल्यू इस पर सेटिस्फाई करेगी तो पुट कर दो, 5 रखा इक्वल्स m -2 रख दिया, 3 रख दिया, 5 - 3 -2m, 2 -2m, तो m की वैल्यू आ गई 2/2 -1, ठीक है। सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट में फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कई सारी वो दी हैं आपको, कई सारे रिलेशन दिए हैं और उससे रिलेशन को पढ़ के, मतलब जो भी दिया हुआ है उससे आपको इक्वेशन बनानी है। दिया है डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज़ 26, ठीक है। तो 2 नंबर मान लेते हैं, लेट नंबर्स आर x एंड y। तो x, अगर x इज़ ग्रेटर देन y, x - y शुड बी 26, इसके हिसाब से जो कंडीशन दिया है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 26। अब उसके बाद क्या दिया है कि 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। 1 नंबर कौन सा, जो बड़ा है वही 3 टाइम्स अदर होगा ना।
तो x हमने लिया था कि बड़ा नंबर है, तो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y। ठीक है, ये इक्वेशन आपने बना ली जो क्वेश्चन दिया था उससे, तो अब आपका सॉल्व हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इस x इक्वल्स 3y दिया हुआ है, इसको यहाँ पे पुट कर दो। 3y minus y equals 26, that means 2y equals 26, that means y equals 13। if y equals 13 तो सेकेंड नंबर क्या होगा, 3 इंटू 13 that means 39। ठीक है, देख लो दोनों का डिफरेंस 26 ही आ रहा है। अब दिया लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। ठीक है, अब देखो दो एंगल्स दिए हैं, दिया है कि लार्जर एंगल जो है मान लो x और y ही है, तो ये मान लिया x ही बड़ा है, x लार्जर एंगल है, तो स्मॉलर बाई 18 डिग्री, लार्जर वाला जो है वो स्मॉलर वाले से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, और दिया x एंड y आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, अब सप्लीमेंट्री की कंडीशन क्या होती है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि x और y जो है 180 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ सप्लीमेंट्री की जगह कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ कर लें। नया क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो क्या हो जाएगा तब x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अभी जो हमको दिया हम वही सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, आप अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाए, आपको हमने सप्लीमेंट्री पढ़ा दे तो पढ़ा ही नहीं गया, आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा नहीं होता। तो इसमें भी देखो x इन टर्म्स ऑफ y दिया ही है, सिंपली इसमें पुट कर दो। ठीक है, अब y 81 आया, तो इससे क्या हुआ, x कितना हो जाएगा 81 प्लस 18 दैट मीन्स 99 डिग्री। देख लो, है ना, इजी क्वेश्चन है। अब थर्ड वाले पार्ट में क्या दिया है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट 6 बॉल्स फॉर इतना, लेटर शी बाइज 3 एंड इतना 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 कॉस्ट ऑफ ईच बैट। ठीक है, क्रिकेट कोच है, उन्होंने कुछ बैट एंड बॉल्स लिए, फर्स्ट उन्होंने उन्होंने लिया 7 बैट लिए, 6 बॉल 3800, 7 बैट 6 बॉल, और सेकंड केस में है 3 बैट एंड 5 बॉल्स 1750। तो हम मान लेते हैं कि बैट का कॉस्ट x है और बॉल का कॉस्ट y है। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई और कॉस्ट ऑफ ईच निकालनी है वो अपने को। ठीक है, तो निकाल लो, इक्वेशन बनाना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सॉल्व आप कर ही लोगे, अब इतना तो समझ में आने ही लगा होगा। सेवन एक्स इक्वल्स 3800 माइनस 6y। हमने x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा 18y अपॉन 7 5y 1750। रदर एलसीएम ही ले लेते हैं, तो अगर एलसीएम ले लेंगे तो चलो नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेंगे। 11400 माइनस 18y, एलसीएम ले लिया 35y अपॉन 7 1750 11400, ये हो गया 17y प्लस का 1750 इंटू 7, ये हो गया 5032 5032
ठीक है, 71 हो गया, 12250 11400, क्या हो गया ये, तो वाई की वैल्यू यहाँ से आ गई 850 ऑन 50 रुपीज़ आ गई। अब ये 50 रुपीज़ आ गई तो यहाँ पे पुट कर दो, ये है एक्स, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने से क्या आएगा, सॉल्व करने से आएगा ठीक है, बैग की कॉस्ट है 500 और बल्क कॉस्ट है 50 रुपीज़। तो आप देख रहे हो कि एक बार एक क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन जो है उसको क्वेश्चन फॉर्म में लिख पा रहे हो तो आप बहुत ईजिली आगे जाकर उसको सॉल्व कर लेंगे। आप ये थर्ड का फोर्थ पार्ट है, आप एक टैक्सी में बैठ रहे हो और 10 किलोमीटर जब आप रहे हो तो आपको 105 रुपीज़ देना पड़ रहा है, तो 15 किलोमीटर का तो आपको देना पड़ा 155 रुपये, ठीक है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि फिक्स चार्ज बताओ और पर किलोमीटर चार्ज बताओ। तो अगर आप पेड टैक्सी, मीटर टैक्सी जो होती है अगर उसमें बैठे हैं तो आपको पता होगा कि आपको सर्टेन डिस्टेंस वो एक फिक्स चार्ज कॉस्ट करते हैं, फिर उसके बाद पर किलोमीटर उनका चार्ज कुछ अलग होता है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो हमने मान लिया कि फिक्स चार्ज जो है, फिक्स चार्ज एक्स है, आप टैक्सी में बैठ गए आपको फिक्स चार्ज पड़ ही जाएगा। फिर उसका पर किलोमीटर चार्ज जो है पर किलोमीटर वाला आपने मान लिया है कि वो वाई है, तो ठीक है। तो जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या है, फिक्स चार्ज तो आई गया और 10 किलोमीटर गया यानी 10 इंटू वाई, ठीक है। ये समझ लो, बस ये समझ लो कैसे बना, फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज, ये है 105 रुपीज़। अब ये जो सेकेंड वाला है इसमें क्या है, 15 किलोमीटर गया एक्स प्लस 15 वाई, ये है 155। इक्वेशन 1 मिल गई, इक्वेशन 2 मिल गई, सॉल्व कर लो। इसमें से जो x की वैल्यू आएगी वो हम इसे पुट कर रहे हैं। फर्स्ट वाले से x की वैल्यू आई 105 माइनस 10y, ये था x है 105 माइनस 10y, वो यहाँ रख दिया। सेकेंड में 105 प्लस 5y इक्वल्स 155, 5y हुआ 155, 105 50, तो वाई हो गया 50/5 यानी 10 रुपीज़। जब ये 10 रुपीज़ आ गया तो एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया 105 माइनस 10 इंटू 10, तो 5 रुपीज़ उसका फिक्स चार्ज है और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जितने किलोमीटर आप जाओगे 10 रुपीज़ पर किलोमीटर आप देते जाओगे। तो टैक्सी वाला ये क्वेश्चन जैसे है, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन होता है जो मतलब फिक्स चार्ज और इस तरह जो आपसे ले रहे हैं। इसके बाद ये तो ये हो गया कि एक्स और वाई आ गया। इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट है, वो पूछना है कि अगर आपको 25 किलोमीटर जाना है, तो 25 किलोमीटर जाने के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, 25 किलोमीटर जाना है तो इक्वेशन होगी एक्स प्लस 25y। तो पूछ रहे हैं ये कितना होगा, एक्स आपको पता ही है कितना आएगा 5 और वाई भी पता है ये आपको 10, तो कितना होगा 5 प्लस 250, दैट मीन्स 255, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, और कुछ तो नहीं पूछना है इस क्वेश्चन में। व्हाट आर द ब्रिक्स एंड ठीक है। अब इसका थर्ड का फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें ये कि एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं x/y से, तो हम लोग लेटेस्ट फ्रैक्शन है x/y। तो कह रहे हैं कि एक फ्रैक्शन है x/y, जब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग दो ऐड कर रहे हैं, न्यूमरेटर में भी हमने 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, ये बन जा रहा है 9/11, ठीक है। और दोबारा बता रहे हैं कि जब इसमें हमने क्या किया है, जब हमने उसमें 3 ऐड किया है तो ये बन जा रहा है 5.6,
दो इक्वेशन है, ऐसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन। 11x+2 9y+2 11x 22 9y 18, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रीअरेंज करो 11x 9y -22 + 18, तो 9y -4/11, ठीक है। ये वैल्यू आ गई फर्स्ट वाले से, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूट करना है ना, ये वैल्यू निकालते चलेंगे। अब ये वाला लेक्चर क्या है, इसमें क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देख जरूर लेना, उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप्स एकदम समझ समझ करो। ये सेकेंड इक्वेशन में नहीं अपनी। अब इसमें से जो एक्स की वैल्यू आई वो यहाँ पे पुट कर दो, है ना। एक्स अपॉन वाई न्यूमरेटर में 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया, 9/11 हो गया। एक्स अपॉन वाई में 3 ऐड किया, बोथ न्यूमरेटर में 5/6 हो गया। इसको रीअरेंज किया तो फर्स्ट इक्वेशन ही आई। फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये वैल्यू निकाल ली, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। फिर सेकेंड इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें ये इक्वेशन मिली, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 3। अब ये एक्स की वैल्यू निकाल के हमने फोर्थ में रखी, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 4, ठीक है, इसमें पुट किया, ठीक। अब ये मल्टीप्लाई किया 54y -24/11, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने से ये 55 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। रीअरेंज किया, वाई की वैल्यू 9 आ गई। तो वाई की वैल्यू 9 आ गई, तो हमें ये जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी इसमें भी पुट कर देंगे। एक्स इक्वल्स 9 × 9 -4/11, 9 × 9 कितना होता है 51, 77/11, एक्स की वैल्यू आ गई 7। तो फ्रैक्शन अपना क्या हो गया, फ्रैक्शन आया अपना ये 7/9, ठीक है। अब हम आंसर चेक भी कर सकते हैं, 7/9 था दोनों में, 7/9 था, इसमें भी 2 ऐड करो, इसमें भी 2 ऐड करो, 9/11 हो गया, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब क्या किया, 3 ऐड करो, ये हो गया 10/12, दैट मीन्स 5/6, सेकेंड कंडीशन में सेटिस्फाई हो गई। तो ये जो टैक्सी वाला क्वेश्चन था, ये जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, ये सब जो क्वेश्चन आ रहा है मतलब थर्ड पार्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, समझ जाओ ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एक बार इक्वेशन बनाना देख लो, आगे चाहे सॉल्व मत करना, आगे तो सॉल्व करना आपको आ ही गया, और ये आपको जहाँ भी जो भी एग्जांपल मिल रहा हो, जैसे बुक में मिल रहा है कुछ मिल रहा हो, तो आप इक्वेशन बना के देखो। अगर इक्वेशन आप बना पा रहे हो तो आगे चाहे सॉल्व मत करो, लेकिन सेंटर पेपर में भी अगर आपको कुछ कम टाइम है तो ये कर करके चेक करो, अगर ज़्यादा टाइम है तो पूरा सॉल्व करके देखो। ये अभी तो थोड़ा दूरी है। अब इसका लास्ट पार्ट होता है, ये एज वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो एज ऑफ जैकब मान लिया x और सन की मान ली 1। क्या दे रहा है, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी, मतलब आगे होने वाली है। तो अभी x है, तो 5 ईयर के बाद क्या होगी, x + 5 इनटू हो जाएगी, y + 5 इनटू हो जाएगी, x + 5 y + 5, ठीक है। और क्या दिया है, जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जब इसकी सन की एज को 3 टाइम्स कर दोगे तब जैकब की एज आ जाएगी। तो ये रीअरेंज करो, क्या बना, x + 5 3y 15, तो x की वैल्यू आ गई 3y 15 - 5 3y + 10, तो x इन टर्म्स ऑफ y आ गया आपका, ठीक है। और दूसरी क्या थी, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है 5 ईयर्स एगो, मतलब अब 5 साल पहले जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, x - 5, 5 साल पहले इस 7 टाइम्स थी। जब विल भी बोलेंगे मतलब आगे तो ऐड कर दोगे, जब बिफोर बोलेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब इससे क्या है, x - 5 7y - 35, ठीक है। ये वैल्यू अपने निकाल लिया, x - 7y 5 + 35 = 0,
ये है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है ना। अब इसमें ये पुट करो 3y + 10 - 7y - 30 = 0। ये कॉन्स्टेंट टर्म होगा 20 - 4y है ना, ठीक है। प्लस 40 तो क्या 4y = 40, तो y इक्वल्स आ गया आपका 10, y इक्वल्स 10 आ गया। अब इस इक्वेशन में रखो 3 × 10 + 10 30 + 10 x = 40। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, कह रहे हैं 5 साल बाद। 5 साल बाद इनकी एज होगी 45 और जिसकी 10 है उसकी जगह 15, 3 टाइम्स हो गई। अभी 40 या 5 ईयर्स बैक तब 35 थी, अभी 15 है, 5 ईयर्स बैक नहीं, अभी 10 है, 5 ईयर्स बैक 5 हुई, तो ये 7 टाइम्स हो गए, चेक भी हो गई। ठीक है, ये थर्ड का 6 पार्ट कंप्लीट। तो इसी के साथ हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कंप्लीट कर लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप जो इक्वेशन दी हुई है उसको समझो